नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच एक बार फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक नई भर्ती आयोजन करवाई जा रही है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापन मैं आपके बीच लेके आया हूं। कौन सी वो भर्ती है, तमाम कितनी सीटें हैं, क्या कुछ योग्यता रहेगी, कितने पदों में वृद्धि की गई है, इस भर्ती के बारे में आइए हम विस्तृत रूप से जानते हैं। उससे पहले यदि आपके लिए चैनल काफ़ी भर्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन न्यूज़ लेके आता है और आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और आपके निजी कोई यदि सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। उसके बाद भी आपके यदि इस कोई भी भर्ती से संबंधित आपको PDF चाहिए या कोई सूचना चाहिए, तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके जुड़ जाइए। वहाँ से आप सभी को हर भर्ती की आपको सूचना और PDF मिल जाएगी। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक सीधी भर्ती आयोजन करवाने जा रहा है, जिसमें करीबन जो पोस्टों की संख्या है वो 2041 है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र 1820 और अनुसूचित क्षेत्र 221 है। इस भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन करवाए जाएंगे, उनकी दिनांक और सभी क्या कुछ प्रारूप रहेगा, क्या कुछ क्वालिफिकेशंस रहेगी, आगे हम जानते हैं। उससे पहले एक बार पुनः ध्यान देते हैं। पशुधन सहायक में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1820 और अनुसूचित क्षेत्र में 221, कुल पद 241। हालांकि मैं इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व में 2-3 दिन पहले ही इस भर्ती में करीबन 499 पोस्ट बढ़कर अब 2540 पोस्ट पे ये भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। उसका संशोधन विज्ञापन अभी तक आया नहीं है। जैसे ही संशोधित विज्ञापन आएगा या प्रेस नोट आएगा तो मैं आप सभी के बीच जल्दी ही लेके आऊँगा। वो टोटल करीबन 2540 पोस्ट पे ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन स्टार्ट किए जाएंगे। ये फॉर्म ऑनलाइन लिए जाएंगे इनके द्वारा, और आप सभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पे जाके आप इनका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने SSO ID पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहाँ से नहीं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ आप जाके इसको PDF को डाउनलोड करके फॉर्म की प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसमें कुछ इन्होंने विशेष सूचना दी है कि आपको OTR करवाना जरूरी है, सावधानी से भरें। OTR की प्रक्रिया हो, पुरानी न हो अपलोड की जानी, नई डिटेल अपलोड की जानी है इसमें, क्योंकि आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। सबसे विशेष जरूरी सूचना ये है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा काफ़ी नियम संशोधन किए गए हैं। उनमें से प्रमुख एक नियम ये भी है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो लेटेस्ट 1 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं हो। और उसी के साथ आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो आप आधार कार्ड को भी सबसे ज़रूरी है, उसको आप दोबारा अपडेट करवा लें। यदि कोई पुरानी फ़ोटो है या कोई आपकी डिटेल मिसमैच है या फिर डिटेल कम है तो आप उसको फुलफिल करवा लें, क्योंकि ये पूरी OTR आपके आधार कार्ड के आधार पे ही होगी। तो इससे इस भर्ती में जैसे कि आइए अपने आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड सत्यापन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप अपना आधार कार्ड का उपयोग करके OTR रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, OTR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। क्या कुछ रहेगा अभ्यर्थियों में OTR में? स्वयं के आधार नंबर दर्ज करने हैं, अभ्यर्थियों का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद जो मूल प्रमाण पत्र है, डिजी लॉकर 10वीं की मार्कशीट है यदि वो, और उसके साथ वितरण में सत्यापित करने में असमर्थ है तो आप ये चीज़ें नीचे आप इनकी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। आप फॉर्म को ज़रूर, पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि फॉर्म को ज़रूर PDF के निर्देशों को पढ़कर ही फिलअप करें। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ई-मित्र के द्वारा गलती कर दी जाती है, लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड ई-मित्र की गलती को स्वीकार नहीं करेगा, वो आपकी ही गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे साफ स्पष्ट शब्दों में जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो नीचे आई एग्री ऑल इंस्ट्रक्शन पे आप टिक करते हो कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, तो वो ई-मित्र की गलती नहीं मानी जाएगी। और आगामी समस्याओं में ऐसा न हो आपके साथ, तो
आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो मैंने इसीलिए यहाँ पे इनको रोक रखे हैं, आप इनको 1 बाय 1 पढ़ लें। फिर भी अगर आपके कोई दिक्कत आती है तो इनकी जो रिक्रूटमेंट पोर्टल के अलावा हेल्पलाइन नंबर और ईमेल दी गई है, ये इनके मोबाइल नंबर और ईमेल दी गई है। आप इनके ऑफिशियल ईमेल पे आप इनकी वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप 181 पे इनकी कोई भी अगर जानकारी आपको पूर्णतः संतुष्ट नहीं है तो आप इन पे शिकायत कर सकते हैं। समस्त सूचनाएं जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। एक बार ये पंजीकरण शुल्क लगेगा, OTR में एक बार लगेगा, जो पूर्णतः निर्धारित किया गया है कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, वैसे आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैं बता दूँ। सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखे गए हैं इनके द्वारा शुल्क, और साथ में नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS और SC ST वालों के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। पोस्टों का विवरण किस प्रकार वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है टोटल, हालांकि इसमें ये पुराना है, अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको मान के चलें और लेटेस्ट जो डाटा 2540 का जैसे ही आएगा आप सबके बीच साझा कर दूंगा। इसमें करीबन 1820 पोस्टें हैं जो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP की हैं, और इसमें जो TSP क्षेत्र ओरिजेंटल इन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इन्होंने इस बार काफ़ी अच्छी पोस्टें निकाली है जो 36 है। उत्कृष्ट खिलाड़ी वही हैं जो आप नेशनल प्लेयर में कहीं पोजीशन या फिर उससे ऊपर की लेवल के आपके पास कोई योग्यता है, तो जैसे ओलंपिक हुआ और भी गेम्स हो गए, तो वहाँ की योग्यता है तो ही आप स्पोर्ट्स कोटे में आ पाएंगे। उसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र जो TSP क्षेत्र है वहाँ पे 221 पोस्ट हैं, वो अलग अलग डिवाइड की गई है। इसमें भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इन्होंने दे रखा है, इसमें भी 4 उत्कृष्ट खिलाड़ी की पोस्टें दे रखी है। इसके साथ ही इन्होंने परीक्षा में जो पदों की संख्या में परीक्षा से पूर्व कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, इस निर्देश के आधार पे ही इन्होंने परीक्षा में इस भर्ती में पदों की बढ़ोतरी कर दी है। और ये कुछ विशेष रिजर्वेशन को लेकर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप इनको एक बार रीड आउट जरूर कर लें फॉर्म भरने से पहले। और यदि आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से ये नहीं दिख रही हैं तो आप ये इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मेरे वहाँ से डाउनलोड करके आराम से रीड आउट कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन से संबंधित ये प्रावधान है, इनको आप ज़रूर रीड आउट कर लें। इसी के साथ अपने जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कुछ इन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, जैसा कि आपको सभी को पता है, राजस्थान में 2% कोटा दिया गया है। 2% कोटे के आधार पर इन्होंने भर्ती रखी गई है, जिसमें मैंने आपको बताया ही था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, एशियन ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक गेम्स, ये जैसे मैं बता रहा हूँ एशियन गेम, इनमें आप चैंपियनशिप और आपने मेडल हासिल किया हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ हो, एशिया ओलंपिक परिषद हो, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल संघ परिषद हो, एशियन स्कूल खेल संघ परिषद, इनमें आप यदि आप विश्व कप, वर्ल्ड कप में इन्होंने आप में पार्टिसिपेट कर रखा है तो ये आपको 2% कोटा मिलेगा। इनके अलावा स्टेट में पोजीशन है या फिर आप नेशनल पार्टिसिपेट हैं तो आपको कोटा नहीं मिलेगा। नेशनल में भी आपको पोजीशन होनी चाहिए। ये इन्होंने नीचे नियमों को साफ इन्होंने स्पष्ट वर्गीकरण कर रखा है, वो आप बिंदु 1 से 5 तक पढ़ सकते हैं। दिव्यांगजन का इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। दिव्यांगजन का आज से पूर्व जितनी भी भर्तियां होती थी उनमें क्या है कि आप दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट लगाकर आप कर सकते थे अप्लाई, लेकिन हालांकि इसमें अप्लाई तो कर सकते हो, इसमें भी 4% कोटा दिया गया है, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप विशेष ये ध्यान रखना, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कहीं फर्जीवाड़े का सहारा नहीं लें। दिव्यांगजन कोई भी सर्टिफिकेट लगाते हैं क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो पहले जो आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनता था, ये आप जो बनाया है वो आप सबमिट करवा देते थे, लेकिन अब से इन्होंने नियमों में चेंज कर दिया है और अब ये खुद आपका दोबारा मेडिकल करवाएंगे, वो SMS हॉस्पिटल में करवाएंगे और उसी की जो रिपोर्ट के आधार पे ये आपको उस श्रेणी में रखेंगे, अन्यथा उससे बाहर कर सकते हैं। तो ये आप इनके निर्देश दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें। और इसके अलावा इनका क्या कुछ वेतनमान रहेगा जो प्रमुखतः है, 7वां वेतनमान है, पशुधन सहायक पे मैट्रिक लेवल 8 है, मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार ही देय होगा, परिवीक्षा काल 2 साल का इनका प्रोबेशन रहेगा,
पात्रता में क्या कुछ चाहिए? सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विल विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे पीसीएम होनी चाहिए या पीसीबी हो सकती है आपके पास, सॉरी पीसीबी होनी चाहिए, इसमें पीसीएम नहीं है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसके अलावा 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लव स्टॉक असिस्टेंट एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको होना ही चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, ये तो आपका बेसिक जो चरणों में है वो जरूरी है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाने जैसा मामला है। ये इनके द्वारा क्या कुछ प्रोसेस रहेगी वो आप एक बार इनको स्पष्ट निर्देशों को दोबारा रीड आउट कर लें। अन्य जो योग्यताएं हैं, क्या कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट है, मेडिकल हेल्थ इश्यू है वो है। इनके अलावा जो नेशनलिटी है, कहाँ की क्या कुछ एलिजिबिलिटी है वो रहेगी। और मेन विशेष इसमें आयु क्या कुछ रहेगी, 18 वर्ष। 1 जनवरी 2004 को आयु 18 वर्ष पूर्ण प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। ये इसकी इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है। एज क्राइटेरिया में जो स्पष्ट इनके अलावा कुछ डिडक्शन इनके द्वारा की गई है और रिजर्व कैटेगरियों को कुछ इन्होंने रियायत दी है, जैसे 5 वर्ष की छूट दी गई है आयु सीमा। और हर एक कैटेगरी के अलावा एनसीसी कैडेट है या कोई जो भी अदर कैटेगरी का है उनको इन्होंने कुछ रियायत दे रखी है, तो वो आप इनके स्पष्ट निर्देशों को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो पेंशनर है, पेंशनर की जो राज्य सरकार के जो अनुसार पेंशनर देय होगी, विवाह पंजीयन का भी इन्होंने स्पष्ट उल्लेखित कर रखा है। ओटीआर का मैंने आपको बता ही दिया। दिनांक 31 जनवरी से 1 मार्च तक इनके आवेदन चालू रहेंगे। तो आवेदन दिनांक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 31 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 1 मार्च तक रहेंगे। 1 मार्च की मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेंगे। परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड पे होगा, टैबलेट आधारित या टीबीटी या ऑफलाइन ओएमआर हो सकता है, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। यदि कम कैंडिडेट होंगे तो टीबीटी होगा, थोड़े उससे अधिक होते हैं तो सीबीटी होगा, और यदि और ज़्यादा होंगे तो ये ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड करवाएंगे। बोर्ड को 1 से अधिक चरणों में किसी भर्ती का परीक्षा आयोजन करवाने के सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। ये करें यदि अधिक कैंडिडेट होंगे और 1 से ज़्यादा पारियों में एग्जाम करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाएंगे। इसी के साथ इन्होंने जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र में ये इन्होंने बता रखा है कि हम आपके एसएसओ आईडी पे या फिर ऑफिशियल हमारी आईडी पर साथ में ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पे भी इसकी सूचना भेज देंगे। नियुक्ति की अयोग्यताएं आपको इन बिंदुओं को आप रीड आउट जरूर कर लें। क्योंकि अब कर्मचारी चयन बोर्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है, काफ़ी पुराने समय में काफ़ी समय से फर्जीवाड़ा होता आ रहा है, तो उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए इन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं अपने नियमों में। आवेदन कैसे करें, आवेदन आप कौन सी कैटेगरी से करें, वो इसमें पूर्णतः स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा क्या कुछ रहेगा, फोटो का क्या कुछ स्कैन, इसमें इन्होंने दोबारा पुनः नोट करवाया है कि नवीनतम फोटो होनी चाहिए, 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और हस्ताक्षर इनका क्या कुछ इनके ये साइज क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें। बेसिक्स जो डिटेल्स है, कितनी पोस्ट है, कितनी क्या कुछ योग्यता है, क्या कुछ आयु एज का क्राइटेरिया है और क्या कुछ फीस रहेगी, वो मैंने आप तक सूचना दे दी है। इसके अलावा जो एग्जाम के समय जो निर्देशित ध्यान में रखने जरूरी है वो ये विशेष निर्देश हैं, तो आप इनको भी एक बार रीड आउट जरूर कर लें। और इसी के साथ ऑनलाइन संशोधन में ओटीआर की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, इसको एक बार आप स्पष्टता पढ़ लें। विज्ञापन संख्या इन्होंने तो हालांकि पूर्व में जारी कर दिया था, लेकिन अब इसकी दोबारा संशोधन होके आएगा। और हाँ, फॉरम इसके 31 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और इनके द्वारा क्या कुछ ओटीआर में आप संशोधन कर सकते हैं वो है। ऑनलाइन प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी प्रत्यारित करने की, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में सूचनाएं, नीचे निर्देश इनके भी स्पष्ट दिए गए हैं। क्या कुछ कास्ट सर्टिफिकेट का रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज, इनकम सोर्स के वाइज उनके अनुसार भी रहेगा। तो आप ये सारे निर्देश स्पष्ट पढ़ लें। अब आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस पे। सिलेबस से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, यदि आपके लिए ये वीडियो
1% भी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके द्वारा कोई निजी सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। और इस पीडीएफ को आप पूर्णतः डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम क्या कुछ रहेगा, हालांकि थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बन गया। पाठ्यक्रम ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे राजस्थान जीके के। सेकंड पार्ट रहेगा जो आपका टॉपिक है वेटनरी साइंस, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और इसमें वैकल्पिक प्रश्न होंगे, न्यूनतम 40% लाना, ये विशेषता ध्यान रखना, 40% लाना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 रहेगा। और इसका विस्तृत इन्होंने दे रखा है सिलेबस। राजस्थान में क्या कुछ आएगा, राजस्थान इतिहास में कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के ये टॉपिक इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। इनको आप रीड आउट जरूर कर लें। इसी के साथ ये जो लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, लोक देवता, राजस्थान का जियोग्राफिकल एरिया भी आएगा। विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक पॉलिटिकल भी आएगी। और साथ में राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अलावा एवरीडे साइंस, दैनिक साइंस भी आएगी। और ये तो दैनिक साइंस के कुछ टॉपिक हैं जो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लें। कंप्यूटर साइंस भी आएगी। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने मोस्ट ऑफ जो MS एक्सेल और ये MS पावर, रैम, रोम, कंप्यूटर का क्या कुछ हिस्ट्री है वो रहेगा। समसामयिक घटनाएं जो करंट से आएगी, राजस्थान की भी आएगी। दूसरा इसमें ये ध्यान रखना कि हालांकि राजस्थान का वेटेज कम रह रहा है वर्तमान कंडीशन में इन एग्जामों में, कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उनके माध्यम से, लेकिन फिर भी आप ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाएं। करंट से ज़्यादा, करंट और चर्चित जो टॉपिक हैं खेल कूद के, उनमें से आएगा। और ये वेटनरी का सिलेबस है। वेटनरी जो आपका स्पष्ट टॉपिक है उसमें से इन्होंने 9 टॉपिक को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। इंट्रोड्यूसरी वेटनरी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हस्बेंड्री एग्जामिनेशन, वेटनरी मेडिसिन, सर्जरी, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल रिपोर्टेड। ये और एक टॉपिक और रहेगा, ये वेटनरी फार्माकोलॉजी है। और इसमें 5 विकल्प रहेंगे। एग्जाम जब कंडक्ट होगा 5 विकल्प। इन्होंने पूर्णतः हर चीज आपको स्पष्ट क्लियर निर्देशों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मैं मेरे जहां तक हो सकता है आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि कोई महत्वपूर्ण सूचना रह जाती है तो आप PDF को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लें। 5 टॉपिक आएंगे, 5 विकल्प होंगे, जिसमें 5वां विकल्प यदि आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो आपको 5वां विकल्प भरना है। उसमें मिनिमम 10% से ज़्यादा आप छोड़ नहीं सकते हैं। 10% जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है तो आप 15 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपने छोड़ा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 15 से कम तक छोड़ सकते हैं। यदि आपको उत्तर नहीं, आंसर नहीं आ रहा है तो आप ई ऑप्शन भरें। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। और ई ऑप्शन भरने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने 10% से अधिक 5वां गोला नहीं भरा तो साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, अयोग्य हो जाएगा। और बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और अधिक जानकारी आप इनके दूरभाष नंबर हैं वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने इस भर्ती के बारे में आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि मेरे द्वारा कोई भी आप तक सूचना अपूर्ण रह गई है तो आप एक बार इस PDF को जरूर पढ़ लें। आपसे पुनः आग्रह रहेगा आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। और आपके कोई निजी सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें। आने वाली संबंधित सभी भर्तियों की अपडेट्स के लिए धन्यवाद।